उसी तरह ये गैस भी वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा रही है, तो ये भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो इसको मैं बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2। तो इस कंटेनर में जो गैसेस है वो टोटल प्रेशर कितना है, तो बहुत आसान है, पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ P2। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड अक्सर अपने पास देख रहता है, सॉलिड अपन देखते हैं, तो सॉलिड का एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे हाथ में एक झोला है, उस झोले के अंदर 1 किलो टमाटर है, 1 किलो प्याज है और 1 किलो आलू है। तो बताओ आलू कितना 1 kg, टमाटर कितना 1 kg, प्याज कितनी 1 kg, टोटल वजन 3 kg। उसी तरह ये गैस है, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल प्रेशर। और अपन 11th में देख चुके हैं, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का निकालना है तो वो गैस का मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्लियर है, और उसी गैस का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। यहां तक बात अच्छे से समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट, ये पहली चीज अपन सीख लिए। सेकेंड, एक और चीज अपने को बेसिक्स देखनी पड़ेगी। ये फर्स्ट बेसिक है। सेकेंड बेसिक, लिक्विड्स वोलेटाइल है नेचर में, और यहां तक कहा गया ऑल लिक्विड्स आर वोलेटाइल इन नेचर। अपना दिमाग खराब होने लगा। पानी तो हमने लेके देखा, गिलास में पानी लेके रखा हुआ है, पानी बिल्कुल गिलास के अंदर है, वेपराइज नहीं हो रहा, और हमने पेट्रोल रखा, पेट्रोल वेपराइज हो गया। तो हमने कहा सर ये देखो वाटर तो ऐसे ही है मगर पेट्रोल वेपराइज हो रहा, तो ऑल लिक्विड्स आर वोलेटाइल, ये स्टेटमेंट कैसे होगा? तो आपको बताते चलूं, कहा गया कि ऑल लिक्विड्स आर वोलेटाइल इन नेचर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस ले लूं तो वाटर वेपराइज होने लगेगा, 68 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लूं तो HCl वोलेटाइल होने लगेगा। बात समझ में आ रही? ऑल लिक्विड्स आर वोलेटाइल एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये सेकंड बेसिक में क्लियर हो गया। अब थर्ड एक और बेसिक देख लेंगे, उसके बाद अपन रॉल्स लॉ स्टार्ट करेंगे। मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक वोलेटाइल लिक्विड लिया, सपोज कर लो मैंने पेट्रोल लिया, और ये लिक्विड को मैंने बेल जार से कलेक्ट कर दिया। बेल जार से मैंने इस लिक्विड को पूरा कवर कर दिया, और यहाँ पर अब मैंने कोई भी प्रेशर रहने नहीं दिया, यानी कि अंदर मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ये मेरा बीकर है और ये मेरे पास एक लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है। तो बेटा ये वोलेटाइल लिक्विड ये वेपराइज्ड होगी और उड़ेगी, और जो उड़कर जाएगी वही टकराएगी, जो उड़कर जाएगी वही टकराएगी। तो ऑल लिक्विड्स आर वोलेटाइल, ये लाइन तो क्लियर हो गई। मैंने इस बीकर के अंदर वोलेटाइल लिक्विड लिया और मैंने इसको कवर किया एक बीकर से, कवर, ताकि एटमॉस्फेयर कोई अपना खुराफात इसके अंदर ना अप्लाई करे। क्लियर? अब ये गैस मॉलिक्यूल जाके यहां पे टकरा रहा है तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो मैं लिखूंगा यहां पर प्रेशर ऑफ ए गैस। क्या सॉल्यूशन है या प्योर सॉल्वेंट है? मैंने कहा प्योर लिक्विड है, तो प्योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? उसके मोल फ्रैक्शन के।
मान लो सपोज करो मैंने इसको A लिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर P नॉट A, या इसको 1 लिख लो, A नहीं लिखकर तो ये 1, तो ये 1 के बराबर, प्रोपोर्शनलिटी की साइन है थी P नॉट 1 इक्वल्स टू K और X1। क्लियर? और हमें मालूम है मोल फ्रैक्शन 1 प्लस मोल फ्रैक्शन 2 इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। यानी जितने बाइनरी सॉल्यूशंस है, जितने उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, अगर वो सारे कंपोनेंट्स का हम जब मोल फ्रैक्शन को सम करते हैं तो उसका आंसर इक्वल्स टू 1 आना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मगर ये आपने प्योर स्टेट में लिया तो इसमें कंपोनेंट 2 प्रेजेंट ही नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इक्वल्स टू ONE, यानी कि 1 के बराबर हो गया। 1 अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो P नॉट 1 बराबर हो जाएगा K इंटू 1, यानी P नॉट 1 K के बराबर होगा। आगे जाकर मैं K यूज नहीं करूंगा बल्कि P नॉट वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट यूज करने वाला हूँ। ये 3 बेसिक्स मुझे बहुत अच्छे से आना चाहिए रॉल्स लॉ को सीखने से पहले। जैसे आपको मालूम है अगर मल्टीप्लाई मुझे करने आना चाहिए तो टेबल का याद करना जरूरी है, उसी तरह रॉल्स लॉ को सीखने के लिए ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट कि अगर गैस फेज की बात करोगे तो टोटल प्रेशर बराबर होगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए गिवन मिक्सचर। सेकंड, ऑल लिक्विड्स आर वोलेटाइल इन नेचर एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि लिक्विड्स अगर है तो वो अगर हम टेम्परेचर अलग अलग करते हैं तो लिक्विड्स वोलेटाइल हो सकती है, कुछ रूम टेम्परेचर पे, कुछ 100 पे, कुछ 140 पे एक्सट्रैक्ट। थर्ड, प्योर कंपोनेंट में के कांस्टेंट बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? ये बेसिक से इसको पहले कॉपी कर लो आप जल्दी से, फिर अपन रॉल्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। जल्दी कॉपी करो। जरा लिखने में फास्ट करो भाई, 40 मिनट्स का लेक्चर मगर डेली होगा। अब जरा अपन स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं कि कब खुल जाए, तो सिलेबस ऑन टाइम होना है तो थोड़ा सा क्लासेस को अपने को बढ़ानी होगी। इसलिए डेली मगर पढ़ो अच्छे से, इस ढंग से पढ़ो कि एक बार में ये चीज़ें आप सीख जाए और आप किसी भी लेवल के क्वेश्चंस करने की पोजीशन में आ जाए। हो गया बेटा यहाँ तक? चला, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ये बेसिक सीख लिया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रॉल्स लॉ। मैंने पहले भी आपको बताया था रॉल्स लॉ 2 केसेस में बताया गया। पहले मैं देख रहा हूं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड को देख रहे हैं मगर मैं वेपर फेस भी देखेंगे। वेपर फेस में लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सर इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर एक कंपोनेंट लिया जो वोलेटाइल है एट रूम टेम्परेचर, उसके अंदर मैंने दूसरा कंपोनेंट मिलाया, वो भी मैंने लिक्विड ही मिलाई। क्या मिलाया मैंने? लिक्विड ही मिलाई, मगर वो भी इस टेम्परेचर पर वोलेटाइल है। यानी मैंने 2 लिक्विड्स ली, कितने लिक्विड्स ली मैं? 2 लिक्विड्स लिया मैंने। मैंने 2 लिक्विड्स ली, दोनों वोलेटाइल है। दोनों वोलेटाइल है मतलब दोनों उड़ेंगे, ये भी उड़े और ये भी उड़े।
देखो कंपोनेंट 1, ये कंपोनेंट 1 और ये ब्लू से मैं कंपोनेंट 2 लिख रहा हूं। आप खुद देखो, मैंने डायग्राम आपको समझने के लिए बताया। कंपोनेंट 1 में मैंने सिर्फ 4 को उड़ाया, कंपोनेंट 2 में मैंने 4 से ज्यादा उड़ाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल है, जिसमें एक कंपोनेंट का दिए गए टेम्परेचर पर वोलेटिलिटी ज्यादा है और दूसरे कंपोनेंट के दिए गए टेम्परेचर पर वोलेटिलिटी पहले वाले की वोलेटिलिटी से डिफरेंट है। अब अगर मैं कंपोनेंट 1 की बात करूं, मैं सपोज करो मैंने टेम्परेचर 298 केल्विन रखा, तो कंपोनेंट 1 की वोलेटिलिटी कम है एज कंपेयर टू द कंपोनेंट 2 की वोलेटिलिटी। अब यहां से ये वेपराइज्ड होकर ऊपर आ रहा है, ऊपर भीड़ भड़का बढ़ रहा, बहुत सारे कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 जमा हो गए। जब जमा होंगे तो फिर ये नीचे वापस कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और एक स्टेज आ जाएगी जिसको नाम हम बार बार देख चुके हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या नाम देख चुके अपन? डायनामिक इक्विलिब्रियम। उस स्टेज के ऊपर रेट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का वेपर फेस में आना, एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 का लिक्विड स्टेज में आना। इक्विलिब्रियम इक्वल रहेगा, डायनामिक, यानी प्रोसेस स्टैटिक नहीं होगी, रुकेगी नहीं, बार बार ये ऊपर जाते रहेंगे, ये नीचे आते रहेंगे, दोनों बैलेंस्ड करके रखेंगे, कोई भी ज्यादा नहीं होगा। तब जाकर रॉल्स ने, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, 1886 में रॉल्स ने एक लॉ को बताया और वो लॉ पब्लिश्ड हुआ जर्नल्स में रॉल्स लॉ के नाम से। उसी लॉ को अब हम देखेंगे। कौन से लॉ को? रॉल्स लॉ को। लिखो, रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट, यहां मैं लिख रहा हूं, रॉल्स लॉ स्टेट that in a volatile liquid, कौन से में बेटा? volatile liquid solution, in a volatile liquid solution, किसके अंदर? volatile liquid solution, पार्शियल वेपर प्रेशर। कौन सा प्रेशर बेटा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, दोनों उड़ने वाले हैं, ईच कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू directly proportional to mole fraction of that component, mole fraction of that component। बोर्ड में पूछेगा डिफाइन रॉल्स लॉ, लॉ माने नियम, उसमें कोई दिमाग मत चलाओ, जो उन्होंने कहा उसको बता दो। रॉल्स लॉ स्टेट दैट इन ए वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन
partial vapor pressure of each component, हर एक component, whether it may be component 1 or whether it may be component 2, is directly proportional to the mole fraction of that component. चलो जल्दी से इसको कॉपी करो. जल्दी 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 लिखने की स्पीड ज्यादा रखो बेटा, क्योंकि अपने को 40 मिनट्स के लेक्चर्स मिलेंगे मगर डेली मिलेंगे, और अब अपन स्पीड पकड़ेंगे. अभी तक बहुत स्लो क्लासेस चले हैं. हो गया. नेक्स्ट, अब फॉर कंपोनेंट 1 हम लिख रहे हैं. फॉर कंपोनेंट 1 तो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन 1. और आपको मालूम है पार्शियल प्रेशर 1 इक्वल्स टू kx1. वहां बता चुका हूं k किसके बराबर है, P0 1K है. तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर 1 इक्वल्स टू P0 1 इंटू x1. कॉपी करो ये. फॉर कंपोनेंट 1 के लिए लिखें. किसके लिए लिखें अपन? फॉर कंपोनेंट 1 के लिए लिखें. हो गया. नेक्स्ट, चलो अब फॉर कंपोनेंट 2 यानी कि सेकेंड कंपोनेंट के लिए मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, या पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 इक्वल्स टू kx2. तो जैसा 1 के लिए P0 आया था, k2 के लिए भी आएगा P0 2 इंटू x2. यानी मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई. एक कंपोनेंट 1 के लिए आ गई, एक कंपोनेंट 2 के लिए. अब याद करो अपने बेसिक अब कितना काम आ रहा है. हमसे वो नहीं पूछ रहे, हमसे सिर्फ इतना पार्ट देखो, समझो अच्छे से. ये जो पार्ट है, ये पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट, यानी कि गैस फेस का. तो बेटा ये तो लिक्विड है, लिक्विड में ज्यादा प्रेशर की बात नहीं होती, गैस में होती. तो बता रहे, बोल रहे, पूछ रहे हैं कि बोलो भाई ये भी पार्शियल प्रेशर लगा रहा, ये भी पार्शियल प्रेशर लगा रहा, मगर जो गैस फेस में वो टोटल प्रेशर क्या लग रहा. तो अब यहाँ डाल्टन का सहारा लेंगे. डाल्टन बोल चुके थे पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 हो गया. बेसिक क्लियर रहने से ये लाइन तुरंत मालूम हो गई कि डाल्टन ने बोला था, डाल्टन के हिसाब से लिख दिए Pt इक्वल्स टू P बार 1 प्लस P बार 2. अब P बार 1 क्या है तो वो भी हमें मालूम है. तो Pt इक्वल्स टू P बार 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. P0 1 इंटू x1 प्लस P0 2 इंटू x2. और आपको ये भी बताया गया था x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 होता है. अब जब सॉल्यूशन है तो x1 किसके बराबर हो सकता है? तो 1 माइनस x2 के बराबर हो सकता है. तो मैं इसको लिख सकता हूं Pt इक्वल्स टू P0 1 माइनस x2 प्लस P2 इंटू x2. ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप टिक कर लो. मगर ये फार्मूला कहाँ यूज करना है उसके लिए एक बात अच्छे से याद रखो. ये फार्मूला वहीं उन्हीं न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे जहां पे लिक्विड, दोनों लिक्विड स्टेट में होए और दोनों वोलेटाइल होए. यानी कि मेरे पास सॉल्यूट भी उड़ने वाला और सॉल्वेंट भी उड़ने वाला, दोनों उड़ने वाले, तभी ये फार्मूला यूज होगा. क्यों? क्योंकि सॉल्यूट उड़ा
तो उसने भी पार्शियल प्रेशर लगाया, सॉल्वेंट भी उड़ा तो उसने भी पार्शियल प्रेशर लगाया। इसलिए व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल, जैसे क्लोरोफॉर्म में पायरीन डाल दिए, पेट्रोल में बेंजीन डाल दिए, बेंजीन में टॉलिन डाल दिए और इनको उड़ा दिए और ऊपर जाकर पूछा गया बताओ पीटी क्या होगा, तो ऐसे कॉपी करो बेटा। बिल्कुल आपको मालूम है X2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 और P0 का मतलब वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट्स, क्योंकि अपन इसमें न्यूमेरिकल्स भी वर्कआउट करेंगे। कॉपी करो वहां तक। ओवर। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, आज मेरा फोकस है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ आपको मालूम है लिक्विड सॉल्यूशंस में देखा जाता है। इसका मतलब कि जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, तो दो तरह के हमें लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ना है। एक ऐसी लिक्विड जिसमें लिक्विड मिलाना है और एक ऐसी लिक्विड जिसमें सॉलिड मिलाना है। हमारे सिलेबस में लोगों ने 3 टाइप के सॉल्यूशंस रखे, तीनों लिक्विड सॉल्यूशंस, मगर एक में गैस को मिलाया, एक में लिक्विड को मिलाया, एक में सॉलिड को मिलाया, यानी सॉल्वेंट तीनों में लिक्विड है। बात याद हो गई। सॉल्वेंट तीनों में लिक्विड है, बात याद हो गई। सॉल्वेंट तीनों में लिक्विड है, बात याद हो गई। एक में सॉल्यूट गैस था तो वो हेनरी लॉ था, जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कवर किया गया। और जिन बच्चों के ये लेक्चर्स छूटे हैं वो यूट्यूब पे देखें या फिर मैं रिकवरी क्लास में ये लेक्चर्स लगाऊंगा। क्लियर? पहली बात क्लियर हो गई। सेकेंड पॉइंट, अब आज का हमारा फोकस है रॉल्स लॉ, जिसमें लिक्विड इन लिक्विड मिलाने वाले हैं। फिर इसके बाद एक और आएगा जिसमें हम सॉलिड को मिलाएंगे लिक्विड में। पहले आज की बात करें। हमसे पूछा गया क्या मिलाने वाले, हमने कहा लिक्विड मिलाने वाले हैं। हमसे पूछा गया किस में मिलाने वाले हैं, हमने कहा लिक्विड में मिलाने वाले हैं। हमने कहा क्या ये लिक्विड की कोई स्पेशलिटी चाहिए, मैंने कहा जिस टेम्परेचर पे मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ वो टेम्परेचर पे ये लिक्विड्स वोलेटाइल नेचर के होना चाहिए, यानी कि इनको वेपराइज्ड होने देना है। ओके ठीक है, यानी कि मैं दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट या कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों जो लिक्विड्स लूंगा दोनों वोलेटाइल होंगे। ओके, और ये भी बात हमें मालूम है कि ऑल लिक्विड्स आर वोलेटाइल एट डिफरेंट टेम्परेचर, मगर दिए गए टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया जो वोलेटाइल है नेचर का, उसके अंदर मैंने एक लिक्विड सॉल्यूट ले लिया वो भी वोलेटाइल है। इसको मैंने बेंजार से कवर कर दिया एक्सपेरिमेंट को, अदरवाइज वो पूरे उड़ के एटमॉस्फेयर में पूरा फैल जाते, इसलिए मैंने कवर किया ताकि एक लिमिट तक उड़े, फिर टकराए, एनर्जी लॉस करे, वापस आ जाए। जब मैंने इसमें लिक्विड कंपोनेंट 1 और लिक्विड कंपोनेंट 2 को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया तो पहले कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 वेपोराइज्ड हुए, फिर एक ऐसी स्टेज आई कि रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बिल्कुल बराबर हुआ, तो यहाँ से रॉड्स का जन्म हुआ। आपने मिलाया, उड़े, 2-3 उड़े और शुरू हो गए अपन काम करना, तो वो रॉड्स लॉ नहीं है। पहले आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन करना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम आने दीजिए। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गई तब आपने देखा कि कंपोनेंट 1 के कम उड़े, कंपोनेंट 2 के ज्यादा उड़े। इसका मतलब उस टेम्परेचर पे कंपोनेंट 1 कम वोलेटाइल है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर अगर समझ में आएगा तो एक ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं जहां कंपोनेंट 1 का पॉइंट नीचे रहेगा, कंपोनेंट 2 का पॉइंट ऊपर रहेगा। अक्सर टीचर्स या बच्चों से आप पूछो ये ऊपर और नीचे क्यों है तो नहीं बता पाते, बस ये कहते बस ऐसे सीख लो, गलत है। यहां पर अगर आपको चीज क्लियर हो जाएगी तो वो ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, जो एक लीनियर ग्राफ अपन देखने वाले हैं। ये भी उड़ा और ये भी उड़ा, दोनों उड़े, बोलो हाँ या ना? यस भाई, उड़ोगे तो जाके टकराओगे, टकराओगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा, और फिजिक्स कहती है फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर। और हमने कहा भाई 2 लोग हैं, अभी एक के टकराने की बात हो रही तो पार्शियल, कहते नहीं पार्शियलिटी कर रहे, अपने अपनों को देख रहे हैं। पार्शियल मतलब सिर्फ एक ही टाइप के। तो एक मॉलिक्यूल टकराया तो उसका पार्शियल प्रेशर ले लिया, दूसरा मॉलिक्यूल टकरा रहा उसका पार्शियल प्रेशर ले लिया। तो पार्शियल प्रेशर 1 कंपोनेंट भाई कितने लगाएंगे, जितने उड़ के जाएंगे, और जो उड़ के गया उसको मोल फ्रैक्शन से बताया जाता है, ये हेनरी में भी देखा। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1।
मैंने प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाई तो मैंने यहाँ के लिखा। अगर यहाँ के एच लिख देता तो ये हेनरी का लॉ हो जाता। और आपको मालूम है हेनरी लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ रॉल्स लॉ, यानी हेनरी लॉ रॉल्स लॉ के पेड़ में से एक टहनी एक शाख निकली है। हेनरी लॉ रॉल्स लॉ के अंदर से ही जन्म लिया। तो मैंने के की जगह मैंने पी नॉट यूज कर लिया तो रॉल्स लॉ हो गया। के एच यूज कर लेता तो हेनरी लॉ हो जाता। यहां तक क्लियर? मगर मुझे रॉल्स लॉ देखना है तो पी नॉट ले रहा हूं। पी नॉट कैसे, मैंने बेसिक्स में सिखा दिया पी नॉट के की जगह कैसे आया था। उसी तरह कंपोनेंट 2 के लिए भी मैंने वर्कआउट करा। तो कंपोनेंट 2 के लिए भी मेरे पास आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2 इनटू मोल फ्रैक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट? यहीं से तो रॉल्स लॉ की डिफिनेशन बन रही, यहीं से तो डिफिनेशन बन रही। देखो डिफिनेशन यहीं से बन रही। जरा अगर ये फार्मूला याद हो गया तो ये डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, अपने आप सीख जाओगे। चलो मैं तुम्हें डिफिनेशन सिखा रहा हूं इस इक्वेशन से। कैसे? रॉल्स लॉ स्टेट दैट, ये तो लाइन लिखना है। तो तुम बताओ मुझे, तुमने सॉल्यूशन कैसा लिया? वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन लिया, ये लिख दिया। याद नहीं करो, रटो नहीं। केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, लॉजिकल चीजें सीखो। रटना गलत है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको सीखना है, रटना नहीं है। चलो देखो बेटा, रॉल्स लॉ स्टेट दैट इन ए कौन सा सॉल्यूशन है? वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो इसको लिख रहे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 कुछ भी हो सकता है। तो फॉर ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। भाई ये मोल फ्रैक्शन कहां है? उसी सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन। बात यहां तक समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? उसी तरह देखो अपन ने सेकंड को भी लिखा, क्लियर हो गया? टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यहां तक अच्छे से क्लियर? टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। उसके बाद हमने इसको मैथमेटिकल रूल दिया, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रोपोर्शनलिटी की साइन टी के आया और के पी नॉट के बराबर है, तो पार्शियल प्रेशर 1 इक्वल्स टू पी नॉट 1 इंटू x1। उसी तरह सेकंड आ गया। उसके बाद हमसे सिर्फ इतने पर बात की गई, भाई बोलो ये क्या है? मैंने कहा पूरी गैस है। कह रहे कितने लोग हैं? मैंने कहा 2 लोग हैं, एक कंपोनेंट 1 एक कंपोनेंट 2। तो कह रहे इसका क्या होगा? कहने लगे इसका प्रेशर होगा। ये दोनों प्रेशर बन गया। यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आ गई? यस, गैस फेस के 1 और 2 कंपोनेंट्स आ गए। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैंने टोटल प्रेशर Pt निकाला, Pt इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। 1 और 2 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। x1 यहाँ पर जो था, पहले के बेसिक्स आपको मालूम है, मोल फ्रैक्शन फर्स्ट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इक्वल्स टू द 1 होता है। यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ रही? कोई डाउट नहीं? तो Pt इक्वल्स टू P नॉट 1, Pt इक्वल्स टू P नॉट 1 x1 प्लस P नॉट 2 x2। यहाँ पे x1 प्लस x2 बराबर 1 के होता है, तो x1 बराबर हो गया 1 माइनस x2। इसको अपन ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मगर पागलों की तरह ये लाइन याद रखना। ये फार्मूला तो मैं तभी यूज करूंगा जब मुझे वो लोग लिक्विड उड़ने वाली कंपोनेंट 1 के अंदर लिक्विड 2 उड़ने वाली कंपोनेंट 2 देंगे, यानी कि सॉल्यूट भी उड़ने वाला, सॉल्वेंट भी उड़ने वाला। यहां तक क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? रॉल्स लॉ। भाई रॉल्स लॉ से कंक्लूजन क्या निकले? अक्सर बच्चे ये पार्ट छोड़ देते हैं, रॉल्स लॉ याद कर लेते हैं। तो अब हम रॉल्स लॉ के कंक्लूजन्स लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार था, और जिनको मैं स्टार लगा रहा हूं एक 200 पेजेस की बुक में, स्टार वाली चीजें अलग से लिख लो और बार बार इसको कंपटीशन के लिए तैयार करो। कंपटीशन में ये क्वेश्चंस अपने को बहुत दिक्कत करते हैं। पहला क्या है? देखो 3 इसके
कंक्लूजन्स निकले। कंक्लूजन 1, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द solution, clear, total vapor pressure of the solution related to the mole fraction किसके, ऑफ कोई भी एनी कंपोनेंट, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। ये कंक्लूजन 1 हुआ। कंक्लूजन 2, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेराइज linearly with the mole fraction of, very important, यहाँ पे आप कंपोनेंट 2 लिखेंगे, यानी सेकेंड वाले कंपोनेंट से। थर्ड, डिपेंडिंग on the vapor pressure of the, depending on the vapor pressure of one, depending on the vapor pressure of the first and second component, the total vapor pressure over the solution decrease or increase of the mole fraction of component 1। देखो 3 कंक्लूजन है, तीनों कंक्लूजन में बात याद रखो, 3 कंक्लूजन से, तीनों कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन दोनों में से किसी पर भी बेस्ड होगा, वेदर इट में भी कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों पर बेस्ड होगा। सेकंड सिर्फ कंपोनेंट 2 पर बेस्ड होगा और थर्ड सिर्फ कंपोनेंट 1 पर बेस्ड होगा। तो पहला लिखा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, चाहे 1 रहे या 2 रहे। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेराइज लीनियरली, जब आप उसको ग्राफ प्लॉट करोगे, आगे दिखाऊंगा, विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। थर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड के वेपर प्रेशर के ऊपर, द कंपाउंड द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, यानी कि ये वाले हिस्से में चाहे ये डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, आप कंपोनेंट 1 को कम या ज्यादा करने पर। यहां तक अच्छे से क्लियर है? कॉपी करो जल्दी से ये चीजें बेटा, जल्दी कॉपी करो। कॉपी करो जल्दी से, ये कॉपी करो। हाँ, हेलो, थर्ड वाला ओके। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड component, the total vapor pressure over the solution, total vapor pressure over the solution is decrease or increase, is decrease or increase of the mole fraction of the component 1, of the component 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशंस के लिए, कई बार एम्स में, एसर्शन रीजंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। देखो 32 इयर्स ओल्ड पेपर्स में पहला दोनों कंपोनेंट्स के लिए है,
दूसरा, जब हम ग्राफ की बात करेंगे लीनियर, सिर्फ सेकंड कंपोनेंट पर जाएगा और ये वाला पार्ट बढ़ाना या कम करना डिपेंड करेगा आपने कंपोनेंट यानी कि सैल्यूट कितना मिलाया और कितना नहीं मिलाया। यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? बेटा देखो आज का जितना पार्ट है रॉल्स लॉ का, रॉल्स लॉ अपने को कम से कम 3 पार्ट में पूरा होगा। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको बेसिक्स सिखाया, बेसिक्स के अंदर डाल्टन्स लॉ सिखाया, ऑल लिक्विड्स आर वोलेटाइल सिखाया, मोल फ्रैक्शन सम ऑफ द कंपोनेंट्स का 1 होता है वो सिखाया। फिर उसके बाद मैंने रॉल्स लॉ बताया, रॉल्स लॉ की मैंने डेफिनेशन बताई, रॉल्स लॉ का एक डेरिवेशन बताया जो 12th में भी पूछा गया है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, पूरा यहाँ तक ड्राइव करने के लिए। मगर बार बार ये बात आपको याद रखना है, ये तभी आप अप्लाई करोगे जब आपके पास दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट वोलेटाइल रहेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में मैं सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट को वोलेटाइल लेने वाला हूँ। दोनों वोलेटाइल रहेंगे तो ये केस आएगा। अपनी क्लास डेली लगेगी एक्सेप्ट द संडे। संडे को हो सकता मैं रिकवरी क्लास या फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन का प्लान आउट कर रहा हूँ। अभी तो डेली क्लास टाइम 4 to 4:40 सेम लिंक रहेगा, कोई लिंक में टेस्ट चेंज नहीं होगा जूम में। अगर कई बार मैं मैसेज अगर नहीं फॉरवर्ड कर पाया तो आपको 4 o'clock को ज्वाइन कर लेना है मीटिंग। ओके, थैंक यू बेटा।